लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो ये और थोड़ा सा मैथमेटिकल रहता है इसमें, तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर मैं पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करूं, पहले हम एक नॉर्मल बात करते हैं। देखो, जैसे कि मान लिया कोई आदमी साइकिल पे जा रहा है, ठीक है। अगर वो साइकिल पे जा रहा है तो हम उसकी एक ये बता सकते हैं कि भाई इसकी एवरेज स्पीड ये होगी। ठीक है, कि एक ट्रेन चल रही है पटरी पे, ठीक है, हम बता सकते हैं भाई एवरेज स्पीड है जो इस ट्रेन की वो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम कभी भी जब ये बात करते हैं रेट की, तो रेट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ऐसे ही जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो किसी रेट से बढ़ती है, मतलब कि कुछ टाइम में कुछ पॉपुलेशन में चेंज आएगा। ठीक है, अब वो चेंज आएगा पर यूनिट टाइम, जितना उस पॉपुलेशन में चेंज आएगा, न्यू इंडिविजुअल ऐड होंगे, उसी को बोलेंगे उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है, एक हम ये नहीं बोल सकते कि ये पॉपुलेशन जो है कि स्टेबल एंटिटी नहीं होती, नॉट अ स्टेबल एंटिटी। इसमें चेंज होता रहता है। ठीक है, चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि एक फीमेल माउस लिया हमने, ठीक है, तो फीमेल माउस क्या करेगा, फीमेल माउस भाई फीमेल मतलब माइस 10 to 12 एग पर 5 डेज में ये प्रोड्यूस करती है। इसकी ओवरी से 10 to 12 एग्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, उनमें से कुछ एग फर्टिलाइज होंगे और उनमें से भी कुछ ही एग से आगे जाके यंग वंस डेवलप होंगे। ठीक है, तो जितने भी फाइनली यंग वंस बाहर आएंगे, जितने भी बेबी उससे होंगे, कितने टाइम में वो हो रहे पॉपुलेशन में ऐड हो रहे, उसी को बोलेंगे उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो हम सिंपल पॉपुलेशन ग्रोथ को ये लिख सकते हैं, सिंपल हम पॉपुलेशन ग्रोथ को सिंपल वर्ड में हम ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, चेंज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, कि भाई कितने टाइम में कितना चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में, उसको हम बोलेंगे उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ को लिखते हैं हमेशा आर से। ठीक है, चेंज का मतलब डेल्टा, एन का मतलब पॉपुलेशन, और डेल्टा टी चेंज इन टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया, पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला बन गया भैया एक। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ दो टाइप की हो सकती है। इस पॉपुलेशन ग्रोथ को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, और दो टाइप कौन कौन से भाई पॉपुलेशन ग्रोथ के, या तो हम बोलेंगे कि ये स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है। यहां से अभी तक कोई ज्यादा खास क्वेश्चन बन नहीं रहा, इसलिए मैं इसको फटाफट निपटा रहा हूं। फर्स्ट इज स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रोथ, और दूसरा जो इसमें आता है वो होता है भाई इंस्टेंटेनियस पॉपुलेशन ग्रोथ। स्पेसिफिक ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंस्टेंटेनियस पॉपुलेशन ग्रोथ। तो स्पेसिफिक का मतलब तो ये है कि भाई जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरे पॉपुलेशन के बारे में जब हम बात करेंगे और उसमें एवरेज नंबर ऑफ चेंज देखेंगे पूरी पॉपुलेशन में। ठीक है, तो ये होता है एवरेज नंबर ऑफ चेंज इन ऑर्गेनिजम्स पर यूनिट टाइम इन पॉपुलेशन, और इन अ पर्टिकुलर टाइम। यूनिट टाइम की जगह इन अ पर्टिकुलर टाइम ठीक रहेगा, पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अगर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की, तो मैं बोलूंगा कि भाई ह्यूमन की ग्रोथ पिछले एक साल में, पिछले 10 साल में, एक दशक में इतने से इतने बढ़ गई है पॉपुलेशन। ठीक है, इस रेट से बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई
10,000 इंडिविजुअल्स जो है पिछले 10 साल में ऐड हो गए, ठीक है, या 1 लाख इंडिविजुअल पिछले 10 साल में ऐड हो गए, तो वो जो आएगा वो उसका क्या होगा, वो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होगा। बट हम इंस्टेंटेनियस में क्या करते हैं, इसी टाइम का बताते हैं कि इस टाइम पे कितना बढ़ रहा है, ठीक है, कि 1 मिनट में कितने नए न्यू बोर्न आए हैं और विद 1 मिनट, ठीक है। तो अगर हम उसी टाइम की बात करें, व्हेन वी आर कंसिडरिंग द इंस्टेंटेनियस रेट, व्हेन वी आर कंसिडरिंग द इंस्टेंटेनियस टाइम, मतलब अगर हम छोटे टाइम की बात करें, बहुत छोटे टाइम की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करें, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो इसमें टाइम बहुत छोटा होता है, तो इसको लिखते हैं R इज इक्वल टू dn अपॉन dt, ठीक है। dt का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। और यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे होगा R इज इक्वल टू डेल्टा n अपॉन डेल्टा टी। तो अगर एक पॉपुलेशन की अगर लार्ज टाइम स्केल पे बात करें तो वो होगी स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, और अगर वेरी स्मॉल टाइम स्केल की अगर हम बात करें तो वो होगी इसकी इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट। अब ये ग्रोथ रेट जब हम निकाल लेते हैं, तो इस ग्रोथ रेट को हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है, कि भाई अगर मैं पिछले 10 साल की अगर ग्रोथ रेट निकालूं इस तरीके से कि भाई ये है 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और इधर अगर हम ग्रोथ रेट लिखे, ठीक है, तो इस ग्रोथ रेट को हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे कि भाई 2010 में ग्रोथ रेट इतनी थी, 11 में इतनी हुई, 12 में इतनी हुई, 13 में इतनी हुई, 14 में इतनी हुई। तो इस तरीके से हम ग्रोथ रेट को प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो जो ये प्लॉट्स बनते हैं इनको बोलते हैं ग्रोथ फॉर्म। जो ये प्लॉट्स बनते हैं, जो ये ग्राफ बनते हैं, इनको बोला जाता है ग्रोथ फॉर्म्स। और ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लॉट्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो टाइप के होते हैं भाई। एक होता है जे शेप ग्रोथ फॉर्म, जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म, और दूसरा जो होता है वो होता है एस शेप्ड। मतलब एक ग्राफ की किस तरह की शेप है उसके ऊपर हमने इसको डिवाइड कर रखा है, जे शेप्ड और एस शेप्ड, ठीक है। इस एस शेप को सिग्मोइड भी बोलते हैं, सिग्मोइड ग्रोथ भी बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो चलो इनको एक एक करके समझते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं भाई हमारा इसको जे शेप्ड ग्रोथ को, जे शेप्ड ग्रोथ। तो भाई देखो, जे शेप ग्रोथ का मतलब ये है कि इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें जे शेप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। कैसा ग्राफ बनेगा, जे शेप का। मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको पहले। फॉर एग्जांपल दिस इज ए ग्राफ, ठीक है। एक साइड इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है एंड एक साइड इसमें टाइम है, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा भाई, ये जे शेप का ग्राफ बना है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि जे शेप का ग्राफ क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है। सो जे शेप में क्या होता है, व्हेन पॉपुलेशन में अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो, व्हेन there is unrestricted growth in a population, ठीक है। अब अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ क्या होगी भाई, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है, ठीक है। अब उसको रोकने वाला कब नहीं होगा भाई, एक तो जब सबसे पहली कंडीशन तो है इसमें कि भाई रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो भाई। ऑर्गेनिज्म को कुछ नहीं करना, ऑर्गेनिज्म को जो इतने सारे इसको रिसोर्सेज मिले हैं उसमें बस उसको रिप्रोड्यूस करना है और पॉपुलेशन बढ़ानी है, ठीक है।
दूसरा क्या है इसमें, दूसरा दूसरा देखो इसमें दूसरा होता है कि इसमें कोई भी माइग्रेशन ना हो, ठीक है। अगर माइग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन घट जाएगी, पॉपुलेशन चली जाएगी और पॉपुलेशन ग्रोथ डाउन हो जाएगी। तो इसमें नो माइग्रेशन, नो माइग्रेशन के साथ साथ इसमें इमिग्रेशन भी नहीं होना चाहिए, बाहर से इंडिविजुअल भी नहीं आने चाहिए, नो इमिग्रेशन, नो इमिग्रेशन। अगर इमिग्रेशन हो गया तो क्या क्या दिक्कत होगी भाई, एकदम से बहुत सारे इंडिविजुअल आ जाएंगे और बहुत सारे इंडिविजुअल आके और एकदम से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इसके अजम्पशन है, दीज आर दी अजम्पशंस। These are the assumptions of this J-shaped growth। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ को डिसाइड करेंगे वो केवल दो फैक्टर डिसाइड करेंगे। कौन कौन से फैक्टर होंगे वो, एक तो होगा बर्थ रेट, बर्थ रेट, एंड दूसरा होगा डेथ रेट। ये दो फैक्टर ही क्या करेंगे, ये दो फैक्टर ही पॉपुलेशन ग्रोथ डिसाइड करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को डिसाइड करेंगे ये दो फैक्टर, ठीक है। अब ये जब दो फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ को डिसाइड कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है भाई, एक सेकंड क्या होगा, हाँ ये जो दो फैक्टर हैं यही इसको डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर हम एक ऐसा एग्जांपल ले कि एक शॉर्टर टाइम के लिए, फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड, अगर मैं बोलूं टाइम मान लेते हैं हम कि dt, टाइम इज dt, ठीक है। इस टाइम पे किसी इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, दिस इज d, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थ, लिविंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थ, ये हो जाएगी भाई b, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेथ रेट, दिस इज डेथ रेट, जो डेथ रेट से पता चलेगा डेथ रेट, और ये हमें बर्थ रेट से पता चलेगा, बर्थ रेट, यहां से इनको निकालते हैं भाई, ठीक है। तो हम अपना रेट कैसे डिसाइड कर लेते हैं भाई, इसमें रेट डिसाइड करने के लिए इंस्टेंटेनियस रेट डिसाइड कैसे करेंगे, रेट यहाँ पे होगा इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि बर्थ कितने हो रहे हैं और डेथ कितने हो रहे हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से समझे, देखो अगर किसी पॉपुलेशन में बर्थ रेट बढ़ गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थ बढ़ गए, तो क्या हो गया वो पॉपुलेशन में, उसमें आर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि देखो बी अगर मान लिया 10 हो गया एकदम से और डेथ जो हो गया वो इसमें 5 है, तो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज 5 हो जाएगा। अगर डेथ ज्यादा होने लगी, फॉर एग्जांपल डेथ इज 10 एंड बर्थ इज 5, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू -5। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इस कंडीशन में, इस कंडीशन के अंदर ये पॉपुलेशन क्या होने लग जाएगी, डिक्लाइनिंग होने लग जाएगी पॉपुलेशन। और तीसरी कंडीशन जब बी एंड डी इक्वल, मान लिया दोनों 5-5 है, तो रेट क्या हो जाएगी, 0, मतलब रेट 0 का मतलब भाई रेट यहाँ पे हो जाएगी अब कांस्टेंट, रेट यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम ऐसी पॉपुलेशन पे, अगर हम अपना पॉपुलेशन चेंज निकाले या पॉपुलेशन इंक्रीज निकाले, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज, तो ये हो जाएगा dn अपॉन dt, ये चेंज इज इक्वल टू r था पहले, और ये r अब साथ में क्या डिसाइड कर रहा है इसमें, टोटल पॉपुलेशन की, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज का फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। अब मैं r को इसमें रिप्लेस कर देता हूं dn अपॉन dt, और r की जगह मैंने लिख दिया b माइनस d, इस इक्वेशन से भाई, यहां से दिस इज इक्वेशन 1, यहां से मैंने ये लिख दिया r की जगह b माइनस d इंटू n, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होगा भाई, ये तो है एक अपनी नॉर्मल लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन, लॉजिस्टिक नहीं, नॉर्मल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन।
इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन को कोई भी ना ऐसे यूज नहीं करता, इस इक्वेशन को हमेशा क्या करा जाता है, इसको इंटीग्रेट करा जाता है। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट, मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूं, बट आपको ये इंटीग्रेशन याद नहीं रखना। आपको केवल ये याद रखना है कि भाई ये केवल इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन याद रखनी है। मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन याद नहीं कर रहा। गुड इवनिंग ऋषिका। देखो भाई इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, आपको फाइनल इक्वेशन याद होनी चाहिए, कोई आपसे नहीं पूछेगा इंटीग्रेशन करना। कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले लग रहे हैं इंटीग्रेशन वाले, वो है यहाँ पे। तो हम यही वाली इक्वेशन लेते हैं दोबारा से, dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन। सबसे पहले क्या करो, इस n को तो यहां ले आओ और इसको यहां ले जाओ। ठीक है, तो ये बन जाएगा भाई हमारा dn अपॉन n इंटू आर इंटू डी टी। ठीक है, अब इतना करने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बोथ साइड। मैंने आपके नोट्स में भी ये डाल रखा है भाई इंटीग्रेशन, पर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब इनका करेंगे dn अपॉन n और इधर हो जाएगा r इंटू डी टी। ठीक है, तो देखो इसका तो इंटीग्रेशन था dn अपॉन n का, dn अपॉन n का इसके इंटीग्रेशन होगा भाई ln नेचुरल लॉग एंड n मॉडल में, और जब r इंटू डी टी होता है, r इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा तो r तो डायरेक्ट ऐसा कैसा बाहर आ जाता है। ठीक है, r तो पहले बाहर आ जाएगा केवल, क्योंकि कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, और यहाँ पे केवल dt रह जाएगा। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है भाई जोड़ना, छोटी छोटी यूनिट को जोड़ना, तो छोटी छोटी यूनिट मिलके क्या बन जाएंगी, t बन जाएगी, कंप्लीट टाइम t बन जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, r बाहर आ जाएगा ऐसे, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और प्लस साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है, इसको हम c लिख लेते हैं, ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट आया है, इसको दोनों साइड हम एक्सपोनेंशियल कर देते हैं, एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल बोथ साइड। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको, हाँ अब ठीक है। एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, एक्सपोनेंशियल बोथ साइड मतलब के हम ये कर देंगे ln n और इसमें भी e r t प्लस c। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो भाई e r t जब भी नेचुरल लॉगरिथम का कुछ वो होता है, जब भी नेचुरल लॉगरिथम का एक्सपोनेंट लिया जाता है तो वो यही वही यूनिट होती है जो यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डायरेक्ट n, और इधर ये हो गया ई आर टी प्लस सी। अब एक और फॉर्मूला होता है भाई इसका एक्सपोनेंट में, एक होता है ई एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं ई एक्स इंटू ई वाई, और ई की पावर एक्स माइनस वाई को हम लिखते हैं ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर वाई। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, अब हमारा ये कंडीशन कौन सी, ये प्लस वाली कंडीशन है ना, ये वाली, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, ई आर टी प्लस ई की पावर कांस्टेंट। ठीक है, अब n इज इक्वल टू एक सेकंड, मैंने कुछ फॉर्मूला गलत बताया भाई, हाँ ये प्लस नहीं आएगा ना, यहाँ पे मैंने प्लस गलती से लिख दिया, ये हो जाएगा इनटू ई की पावर सी। ठीक है, मैं इस ई की पावर सी को सामने लिख लेता हूं और ये लिख लेते हैं यहाँ पे आर टी। ठीक है, अब जो ई की पावर सी है, क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जब टाइम जीरो होगा, ये क्या है भाई, व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, तो उस टाइम पे ये दिखाता है कि पॉपुलेशन साइज क्या था। ठीक है, पॉपुलेशन साइज क्या था, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू एन नोट, n इज इक्वल टू एन नोट। एन नोट क्या है भाई, कि जब टाइम, व्हेन टाइम इज जीरो,
जब उस टाइम पे कितनी पॉपुलेशन थी, जब हमने शुरू करी ये चीजें, तो ये ग्रोथ रेट काउंट करना शुरू किया है, और ये हो जाएगा RT। सो ये हमारी फाइनल इक्वेशन जो बन गई है, ये इक्वेशन बन गई है हमारी किसकी, जे शेप्ड ग्रोथ की, जे शेप्ड ग्रोथ की। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको बस इसमें सिंपल सा याद रखना है, आपको मैं जो याद रखना, मैं यहाँ पे ब्लू कलर में लिख रहा हूं कि आपको लिखना है कि भी जे शेप ग्रोथ में, ग्रोथ फॉर्म के अंदर एक तो नॉर्मल इक्वेशन याद रखनी है, विच इज इक्वल टू dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। ये बिल्कुल रट्टा लगा लेना बेसिक इक्वेशन का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे इसके डायरेक्ट इंटीग्रेट इक्वेशन याद रखनी है, वो है n इज इक्वल टू n नॉट ई आर टी। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें पता है भाई आपको। n जो है यहाँ पे क्या है, कोई भी पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन है, टाइम t बोल सकते हैं इसको, किसी भी टाइम पे कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद या मैं लिखता हूं यहाँ पे n नॉट एन टी हो जाएगा यहाँ पे पॉपुलेशन एट टाइम t। n नोट यहाँ पे हो जाएगा पॉपुलेशन एट टाइम 0। r जो हो जाएगा यहाँ पे, r क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। और t क्या है यहाँ पे, t इज इक्वल टू टाइम। बताओ आप इतनी चीज याद रख सकते हो भाई इसमें जे शेप में, पहले इतना बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आया भाई आपको? आज मैं थोड़ा सा क्लास ज्यादा लूंगा क्योंकि मैंने कल भी क्लास नहीं ली थी। कल आई थिंक रितु मैम ने आपकी थोड़ी ज्यादा क्लास ली होगी। चलो वेरी गुड, ठीक है विमलदीप। अब देखो, जो ये पॉपुलेशन, जो ये इक्वेशन यहाँ पे आई है इंटीग्रेशन होने के बाद, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल का यहां मतलब है कि व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, जब रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड होंगे तो पॉपुलेशन का पोटेंशियल टू ग्रो मैक्सिमम, ठीक है। व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, पोटेंशियल ऑफ पॉपुलेशन, पोटेंशियल ऑफ पॉपुलेशन टू ग्रो मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो, अगर इसके ग्राफ की बात करें, अब इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले ही बनाया था ग्राफ। तो इसका देखो ग्राफ कैसा दिखता है, इसका ग्राफ भाई कुछ ऐसा सा दिखाई देगा हमें, इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, आप साथ साथ इन ग्राफ के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इनके एक्स और वाई एक्सिस क्या डिनोट करते हैं, ठीक है, वो भी पूछ लेते हैं कई बार। तो इसका वाई एक्सिस पे होगा इसकी पॉपुलेशन एन, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे होता है हमेशा टाइम, इसमें टाइम। तो देखो इसमें सिंपल ये दिखा रहा है कि भाई धीरे धीरे पहले पॉपुलेशन बढ़ रही है यहां तक, ये दिस इज द लैग फेज। इस फेज में क्या होगा भाई, एनिमल को छोड़ा जाएगा। वो एनिमल जब इसमें छोड़ा जाएगा तो पहले एक्लेमेटाइज होगा, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर। यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है ऑर्गेनिज्म के लिए। फिर वो जब एक्लेमेटाइज कर जाएगा, फिर वो एकदम से क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा, इस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर
अनलिमिटेड। अब ये इतना ग्रो कर गया तो एक कोई तो कंडीशन होगी ना। फॉर एग्जांपल ये एक आइलैंड है भाई, ठीक है, इस आइलैंड पे मैं अगर 2 फीमेल डियर और 4 मेल डियर ये मैंने छोड़ दिए। अब भाई खाली आइलैंड है, यहाँ पे घास ही घास है, कोई इसमें बाहर से ना तो कोई इसमें लायन है, तो आराम से अपना खाएंगे पिएंगे। पहले जब इनको छोड़ा जाएगा तो पहले ये लैग फेज में रहेंगे, तो लैग फेज में क्या होगा, ये धीरे धीरे स्टेबलाइज होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इनमें एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा और इनकी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ेगी। तो शॉर्ट टाइम के अंदर इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। तो इसको हम दिखाएंगे dn/dt rn से, जो हमारी जे शेप की इक्वेशन है, इस तरीके से, ठीक है। इसको इसको हम माल्थुजियन ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। जिस जे शेप्ड ग्रोथ को हम माल्थुजियन ग्रोथ मॉडल भी बोला जाता है इसको, ग्रोथ मॉडल। तो अगर आपको कोई माल्थुजियन ग्रोथ मॉडल का अगर इक्वेशन पूछे तो वो भी भाई सेम ही होगा, ये dn/dt rn, ठीक है। सो अब ये तो बात होगी कि भाई ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, पर कोई तो टाइम आएगा ना जिस टाइम पे ये जो स्पेस है ये सब इनसे भर जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज फिर भी ज्यादा है, पर क्या होगा, स्पेस स्पेस अब क्या हो गया, एक रेगुलेटरी फैक्टर आ गया, रेगुलेटरी फैक्टर। और साथ साथ स्पेस से क्या होगा, रिसोर्सेज थे, अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो रिसोर्सेज भी क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। रिसोर्सेज भी क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। देखो अब तो ये यहाँ पे 2 फीमेल डियर थे और 4 मेल डियर थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2000 फीमेल डियर हो गए और 4000 मेल डियर आ गए, ठीक है। तो एकदम से सारे घास को खा जाएंगे, तो रिसोर्सेज का भी यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन होता है, एकदम से रिसोर्सेज खत्म होते हैं, स्पेस लिमिटेड हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई, उस कंडीशन में ये पॉपुलेशन जो होगी ये एकदम से डिक्लाइन करेगी इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक नया नया यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना के आपको दिखाऊं तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें जे शेप ग्रोथ में एकदम से ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती है एक्सपोनेंशियली, फिर एकदम से डिक्लाइन होती है, फिर एकदम से बढ़ती है, फिर एकदम से डिक्लाइन होती है, फिर एकदम से बढ़ेगी, फिर एकदम से डिक्लाइन होगी। तो इसमें ये साइकिल चलती है, एंड दीज साइकिल आर कॉल्ड दी ऑसिलेशंस, दिस आर कॉल्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। तो जे शेप में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है भाई, जे शेप में आप 2-3 चीजें याद रखना है। एक तो इक्वेशन याद रखना, इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा इसका ग्राफ याद रखना, ग्राफ याद रखना। और इक्वेशन में दोनों याद रखनी है, नॉर्मल इक्वेशन भी, नॉर्मल इक्वेशन, और दूसरी इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी, जिसको हम बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन भी, ठीक है। ये केवल 3 चीज आपको इसमें याद रखनी है, अगर ये 3 चीज याद रह जाएगी तो इससे सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। साथ साथ आपको चीज एक और ये भी ध्यान रखनी है कि वो स्पेस सॉरी वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो उस स्पेस में रह रहे हैं, जो मैक्सिमम उसमें रह जाते हैं, ठीक है। maximum number of individual which are present in that particular space, it is called as the carrying capacity of this population। इसको डिनोट करते हैं के से, तो यहाँ पे लिखते हैं, एक नया सा ग्राफ बना लेंगे, चाहिए यहाँ पे लिखते हैं भाई कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा भाई, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन, ये होगा मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन that the resources in a particular habitat can support, that the resources in a particular habitat can support, मतलब भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल which can be occupied in a particular space, उसको हम बोलेंगे उसी कैरिंग कैपेसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय के वर्ड, ठीक है। अब जो इससे अगली पढ़ेंगे हम सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है।
तो बताओ यहां तक भाई किसी को कुछ डाउट है, कुछ दोबारा बताना है? ऋषिका, मलदीप, जोनी, कुछ बताना है भाई दोबारा से यहाँ से, नहीं तो फिर आगे सेकंड वाला पढ़ते हैं। इसकी दो वीडियो में, एक वीडियो कल दूंगा, एक वीडियो और दूंगा जिसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में आपको वैसे नहीं पढ़ा रहा एनवायरमेंटल, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ ज्यादा एक बार बस आपको पढ़ के छोड़ना है बस वही। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के मैं आपको वैसे वीडियो बना के दूंगा, जो एक वीडियो कल आ जाएगी और एक और वीडियो इसी नेक्स्ट वीक में आ जाएगी। दो वीडियो दे दूंगा, उस दो वीडियो में हो जाएगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन। चलो ओके, क्लियर क्लियर है तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई सेकंड ग्राफ पे, सेकंड मॉडल पे, दैट इज सिग्मोइड ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसको हम सिग्मोइड ग्रोथ भी बोलते हैं या फिर इसको लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। देखो ये पिछली बार में तो, पिछली केस में तो हमने अजम्पशन लिया था कि भाई कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा, कोई उसमें इमिग्रेशन नहीं हो रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो भी स्टेबल है, फिर उसके बाद रिसोर्सेज में अनलिमिटेड है। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हमेशा ऐसी कंडीशन रहे। तो क्या होता है, स्पीशीज का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ना हो कि उन कंडीशन के अंदर, जब ऐसी कंडीशन नहीं होगी, जब माइग्रेशन भी होता रहे, इमिग्रेशन भी होता रहे, मतलब दीज आर दी रियलिस्टिक कंडीशन। सिग्मोइड ग्रोथ में, लॉजिस्टिक ग्रोथ में रियलिस्टिक कंडीशन होती है, ठीक है, वो भी रियलिस्टिक है, वहां पे भी ऐसा देखा गया है, ये वाली भी ग्रोथ, जे शेप ग्रोथ भी देखी गई है। बट दिस सिग्मोइड ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ दे आर मोर कॉमन, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ बनेगी वो एस शेप की ग्रोथ बनेगी, उसको सिग्मोइड ग्रोथ बोलते हैं। मैं पहले एक छोटा सा यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, इसको हम डिटेल में थोड़ी देर में देखेंगे। इस तरीके से ऐसे ग्रोथ होगी। तो इस ग्रोथ का मतलब है कि सबसे पहले तो भाई लैग फेज होगी, पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, लैग फेज। फिर उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल फेज आएगी, ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फेज। और एक्सपोनेंशियल फेज के बाद एक स्टेबल फेज आ जाएगी यहाँ पे ऊपर, दिस इज स्टेबल फेज, स्टेबल फेज। तो इनकी डेफिनेशन वगैरह मैंने सारी आपके उसमें लिख रखे हैं। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं भाई, इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है भाई इनमें सबसे ज्यादा। जो सिग्मोइड ग्रोथ की इक्वेशन होती है वो होती है dn अपॉन dt, dn अपॉन dt rn इंटू 1 minus n upon k, and k here is the carrying capacity, carrying capacity, ठीक है। इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 k माइनस n अपॉन k। भाई ये मैंने इधर ले लिया, इन दोनों का एलसीएम लेके एक साथ, ठीक है। पर जो ज्यादातर फॉलो करी जाती है इक्वेशन, वही फॉलो करी जाती है ये वाली dn अपॉन dt। अब देखो इस इक्वेशन को हम कैसे इसको समझेंगे, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ इस इक्वेशन को। दिस इज dn अपॉन dt इज इक्वल टू r इंटू n इंटू 1 माइनस n अपॉन k। इनका मतलब क्या है भाई, देखो dn अपॉन dt का मतलब है कि भाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब चेंज इन पॉपुलेशन कितना हो रहा है, ठीक है। इसको हम लिख देंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन। r जो है, r हमारा रेट है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। n जो है हमारा, n इज पॉपुलेशन साइज, कि भाई पॉपुलेशन साइज कितना है उस टाइम पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है यहाँ पे वो है ये, इसी इक्वेशन से हमें पता चलता है कि भी रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड।
जब कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से कम होगी तब क्या होगा, वो हमें एक एक करके समझना है। ठीक है, तो आर 1 - n/k को, इसको हम बोलते हैं यूटिलाइज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर अनयूटिलाइज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। अनयूटिलाइज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, कि भाई ये पॉपुलेशन और एक्सपेंड करेगी कि नहीं करेगी, या किस तरीके से करेगी, एक्सपोनेंशियल करेगी नहीं करेगी, वो सारा हम इस इक्वेशन में इससे ही पता चलते हैं। तो एंड इट डिनोट्स द अनयूटिलाइज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें देखो क्या 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 कंडीशन हो सकती है। देखो या तो हो सकता है, हम अलग अलग कंडीशन लेके चलते हैं। कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है, इसमें फर्स्ट कंडीशन में हो सकता है कि भाई 1 - n/k, दिस 1 - n/k इज इक्वल टू, इज इक्वल टू तो नहीं होगा, नियरली इज नियर अबाउट 0। ठीक है, अगर ये 0 है तो क्या है 0 भाई, ये किस कंडीशन में होगा, जब n और k इक्वल हो जाए, व्हेन n एंड k आर इक्वल, तो ये हो जाएगा 1 - n/k, ये हो जाएगा 1 - k/k इज इक्वल टू 0, 1 - 1 0 हो जाएगा ये। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूले लगाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा है। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 10, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज इक्वल टू, ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 1 एंड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 50। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, dn/dt इज इक्वल टू r n 1 - n/k, भाई ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लेना, कोई ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछेगा नहीं, बट इस फॉर्मूले में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई k ऊपर था या n नीचे था, 1 - n/k था या k/n-1 था, तो इससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, फॉर्मूला जरूर रट लेना। ठीक है, तो अगर इसमें हम लगाएंगे तो भाई r इज इक्वल टू 1, ये तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ कंडीशन की कैसे कैसे इसको देख सकते हैं। n इज इक्वल टू 10, 1 - 10/50, तो ये हो जाएगा 1 × 10, ये हो जाएगा 40/1, है ना, मतलब 5 - 1/5, 10 × 4/5 इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट कुछ पॉजिटिव में आई है। ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन इंक्रीज है, पॉपुलेशन इंक्रीज इज पॉजिटिव, पॉपुलेशन इंक्रीज यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई यहाँ पे, इसका मतलब पॉपुलेशन क्या हो रही होगी, पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही होगी, पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, बट अब दूसरी कंडीशन से देखो आपको ये चीजें और भी क्लियर होंगी। ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन में लेता हूं कि भाई हमारा जो n है, n इज वेरी हाई और नियर अबाउट k। ठीक है, n इज वेरी हाई, भाई अगर n बहुत ज्यादा हाई होगा तो कितना हाई हो सकता है, पॉपुलेशन साइज कितना हो सकता है भाई, कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो सकता है, तो इट इज नियरली इज इक्वल टू k। तो उस टाइम पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, dn/dt इज इक्वल टू rn, और इसमें तो हम कुछ वैल्यू भी नहीं रख के देखे थे, वो वैसे पता चल जाएगा 1 - n/k, ये हमारी इक्वेशन थी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी dn/dt इज इक्वल टू rn 1 - k/k। ठीक है, तो देखो ये क्या, वही कंडीशन बन गई जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता था, dn/dt इज इक्वल टू rn, और ये जो नियर अबाउट के है, हम इसको पूरा के नहीं लिखेंगे, एक सेकंड रुको, इसको उसी से समझाता हूँ आपको, उस तरीके से जल्दी समझ, जैसा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम मान ले, ऐसा मान ले dn/dt इज इक्वल टू rn, यहाँ पे n को मान लेते हैं आपकी बार 100 हो गए, और 100 की जगह या 60 मान लो, n इज इक्वल टू 60, r था यहाँ पे 1 और k कैरिंग कैपेसिटी थी इसकी 50, तो ये हो जाएगा 1 × 60, 1 - 60/50। ठीक है, ये हो जाएगा 60/50, 50 - 60,
ठीक है, ये हो जाएगा 60 इंटू -10/50। ये देखो, ये समझना भाई, आप बहुत ध्यान से, ये ठीक है, इससे ये कट गया 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा -12। देखो क्या आंसर आया, -12 आया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो हम ये ग्राफ बना रहे थे अभी, ये ऐसा ऐसा हमने ग्राफ बनाया था, ये कंडीशन यहाँ की थी, यहाँ कहीं की। यहाँ पे अगर पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते थोड़ी सी ज्यादा चली गई, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, वो एकदम से पॉपुलेशन जो साइज था वो एकदम से डिक्लाइन करेगा, ऐसे नीचे आएगा ये, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे, ये कैरिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा हो गई है इनकी वैल्यू, तो ऐसे बढ़ रहा था और बढ़ के फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा और बढ़ के फिर से थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो एंड जो फेज होता है इसका, वो ऐसे ऑसिलेशन वाला फेज होता है, ऑसिलेशन फेज आके इस तरीके से यहाँ पे स्टेबल लाइन आती है, ठीक है। और अब ये थी दो कंडीशन भाई, एक में जिसमें हमने 1 - n/k = 0 रखा, तो हमारी पॉजिटिव आई थी इसकी, ठीक है, dn/dt पॉजिटिव आया। दूसरे में हमारा, हमने जब k बहुत ज्यादा हाई रखा, k से इससे n बहुत ज्यादा हाई रखा, k से भी ज्यादा, तो इसमें माइनस में आया, तो इसमें माइनस में आया तो क्या होगा अब यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉपुलेशन विल डिक्लाइन, पॉपुलेशन विल डिक्लाइन, ठीक है। और अगर एक और कंडीशन लेते हैं, अगर पॉपुलेशन, अगर हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए, मतलब कि तीसरी कंडीशन में हम लिखते हैं n इज वेरी वेरी हाई, हायर देन k, कि फॉर एग्जांपल n की वैल्यू हमारे पास यहाँ बहुत ज्यादा हो जाए, किसी किसी कारणवश ये n की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, r अभी भी यहाँ पे क्या है 1, और कैरिंग कैपेसिटी थी इसकी 50, तो देखो फिर एकदम से ड्रास्टिकली डिक्लाइन आएगा, ठीक है। एक सेकंड भाई, हाँ जी, हाँ जी बोलो जोनी। जोनी बोलो, आई थिंक गलती से प्रेस हुआ है, एनीवे, तो एकदम से ड्रास्टिकली डिक्लाइन आएगा, मतलब कि dn/dt इज इक्वल टू Rn 1 - n/k। इस कंडीशन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, और भी ज्यादा नेगेटिव आएगी, देखो इसको करके देखते हैं, 1 × 100, 1 - 100/50, तो ये आ जाएगा 100 इंटू -1 इज इक्वल टू -100। तो देखो और भी ज्यादा पॉपुलेशन एकदम से डिक्लाइन करेगी, ऐसे ऐसे ग्राफ था इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से बढ़ते जा रही थी, तो एकदम से ड्रास्टिकली डिक्लाइन करेगी। तो जो फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग की जो पीक होती है एकदम से बहुत आई जाती है, फिर नीचे आती है, फिर धीरे धीरे करके ऐसे स्टेबल होती है। तो यहाँ पे एंड फेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ऐसे फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है। और अगर बिल्कुल n इज इक्वल टू, जो n इज इक्वल टू बिल्कुल k के बराबर हो जाए, अगर हम बिल्कुल ऐसी बात करें कि भाई ऐसे चलते चलते एंड फेज में जाके यहाँ पे n इज इक्वल टू k हो गया, तो फिर तो बहुत सिंपल है, dn/dt इज इक्वल टू Rn 1 - n/k, ये हमारी इक्वेशन थी। इसमें अब की बार Rn इज इक्वल टू 1 माइनस ये k/k हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों इक्वल है, और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0, तो Rn इंटू 0 इज इक्वल टू एवरीथिंग इज 0, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, 0 की जगह हम ये बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी। तो ये पॉपुलेशन यहाँ पे ग्राफ में क्या हो जाएगा, ये फाइनली इस तरीके से सिंपल सीधा सीधा चलता रहेगा, अगर ये इक्वल रहेंगे तो। बताओ भाई ये समझ में आया? तो कुछ नहीं, आपको इसमें दो ही चीजें याद रखनी है, केवल ये इक्वेशन याद रखनी है एक तो, और दूसरा उसका इंटीग्रल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। ये दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। यहां तक बताओ भाई, किसी को डाउट है तो दोबारा बताता हूं। क्लियर? चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं भाई इसमें आगे। अब इसकी जैसे हमने पिछले में इंटीग्रेट करी थी इक्वेशन, अब इसको यहाँ पे भी इंटीग्रेट करके देखते हैं,
ठीक है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का भाई देखो डायरेक्ट याद रख लो, वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे बताते हुए। तो इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म होती है एन टी इज इक्वल टू, और इनका नाम याद रखना भाई ये क्या क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, एन टी इज इक्वल टू के अपॉन 1 प्लस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ जाते, ई ए प्लस आर टी, ये होती है भाई इसकी इंटीग्रल फॉर्म। यहाँ पे एन टी जो होता है वो होता है भाई पॉपुलेशन एट टाइम टी, एट टाइम टी, के इज कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, ये है ए इज, ए जो होता है यहाँ पे ये इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट, एंड टी इज इक्वल टू टाइम। तो बस ये इंटीग्रेशन फॉर्म याद रखना, कभी कोई पूछ ले, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं था। ये माइनस होता है यहाँ पे, ए माइनस, ये तो है ए माइनस आर टी, ठीक है। अब हम इसकी पहले इस पे बात करते हैं, इसके ग्राफ पे मेन, और इसको समझते हैं, ठीक है। तो मैं पहले एक सुंदर सा ग्राफ बना लेता हूँ, एक अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं। So this is n, this is t, ठीक है, मतलब ये टाइम है और ये है पॉपुलेशन इंक्रीज। तो इस ग्राफ को देखो भाई, इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, सिग्मोइड ग्राफ बनेगा इस तरीके से। एक्चुअल में तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन होता है इस तरीके से, ठीक है, बट आप इसको ऐसे याद रखो। तो ये इसके फेज देखो कौन कौन से होते हैं ग्राफ में, इसको बोलते हैं लैग फेज, लैग फेज, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। अब उसके बाद भाई देखो, जब ये एक्सपोनेंशियल फेज आता है, इसको एक्सपोनेंशियल फेज को लॉजिस्टिक फेज भी बोलते हैं, लॉजिस्टिक फेज, ठीक है। तो जब ये फेज आता है तो एक पॉइंट यहाँ पे आके ऐसा आता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड, रिसोर्सेज जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिसोर्सेज या एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, या फिर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस फेज। रिसोर्सेज या फिर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस फेज। और ऊपर से ये कौन सा आता है भाई, ये जब जब मैक्सिमम पहुंच जाती है पॉपुलेशन, ये मैक्सिमम जब पॉपुलेशन पहुंच जाएगी तो ये इस फेज को बोलेंगे, ये है कैरिंग कैपेसिटी फेज, कैरिंग कैपेसिटी फेज, ठीक है। अच्छा, इसमें जब ये दिस इज मैक्सिमम पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी, जब इस मैक्सिमम पॉपुलेशन का हाफ हो जाएगा, मतलब जब कैरिंग कैपेसिटी का हाफ होगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ कहीं हाफ है इसका, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन लगाऊं तो ये जो पॉइंट आएगा इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन पॉइंट, इन्फ्लेशन पॉइंट। इन्फ्लेशन पॉइंट का मतलब ये है कि भाई इन्फ्लेशन पॉइंट से ही पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू करती है, ठीक है। इन्फ्लेशन पॉइंट से पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू कर गई, एंड इट इज इक्वल टू के बाय 2, इसको बोला जाता है दिस इज के बाय 2। ये बताओ भाई, सब समझ में आया सबको बच्चों?
ये इसके अलग अलग फेज थे। इसकी इक्वेशन याद रखना भाई, इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज dN/dt इज इक्वल टू Rn। ये वाली इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए, N/K। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि अब से मैं डीपीपी भी दिया करूंगा आपको, डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो जैसे सैटरडे संडे मैंने जितना भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं पिछले वाले भी ऐड करते रहूंगा अपने पार्ट में ना सारे। ऐसे ही कपिल सर और रितु मैम भी देंगे आपको। तो जितना मैंने, जैसे मैंने सेल बाय पढ़ा दिए, तो सेल बाय के क्वेश्चन कुछ इसमें ऐड कर दूंगा, और कुछ इसमें आपके जो मैंने भी रिसेंटली पढ़ाया हुआ आपको, उसमें वो कुछ ऐड कर दूंगा, और वो हर वीक आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वे आपको मैं इसी फॉर्म में दूंगा, छोटे छोटे टेस्ट करके दे देता हूँ। तो वो आपको सब करना है। जैसे अगर ये जैसे हमारी पॉपुलेशन ये वाला कवर हो जाता है पूरा, तो इसका फिर एक साथ में दे दूंगा डीपीपी आपको। तो आप पे पॉपुलेशन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आप उनको एक साथ सोल्व कर लो। कुछ डाउट होगा तो पॉपुलेशन वाली वीडियो में जाके आप उसको सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये भी करने वाले हैं एक साथ साथ। चलो, इसमें एक चीज और बची है भाई, वो और पढ़ा देता हूँ धीरे धीरे मैं आपको आज की ही क्लास में। दैट इज R&K स्ट्रेटेजी। R&K स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे भाई, एक का नाम था रॉबर्ट मैकआर्थर। ये दो इकोलॉजिस्ट थे, एंड एक का नाम था ईओ विल्सन। ईओ विल्सन। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बताया कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपनी इस ग्रोथ फेज के अंदर अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या है, R&K स्ट्रेटेजी, दे आर एक्चुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। तो इनिशियली जब ये दी गई थी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी, ये जो टर्म आई थी, ये एक ही पॉपुलेशन के लिए आई थी, पर बाद में लोगों ने इसको ऑर्गेनिज्म के साथ भी जोड़ना शुरू कर दिया कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे पर्टिकुलरली ये आर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये पर्टिकुलरली के स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस मॉडल में क्या बताया, इन्होंने इस मॉडल में बताया कि भाई कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको बहुत कम पेरेंटल केयर की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, लेस पेरेंटल इन्वेस्टमेंट एंड हायर नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड। ठीक है भाई, इसमें पेरेंटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगी और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे जाएंगे। अब उन जो यंग इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस करे जाएंगे, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में, R&K स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा। आज इसको लिंक करेंगे हम अपना जो इसके साथ है। एक मिनट रुको यार, शायद बैटरी कम बची है ना मेरे, मैं फटाफट खत्म करता हूँ इसको। इसमें हायर नंबर ऑफ क्या होंगे, यंग इंडिविजुअल्स होंगे। तो अगर इसको हम अपनी ग्रोथ इक्वेशन के साथ कंसीडर कर रहे हैं, तो देखो ऐसा कहां दिखाई देगा हमें, ऐसा दिखाई देगा भाई, ये लैग फेज एक्सपोनेंशियल एंड दिस इज के। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी होते हैं, यहाँ पे होते हैं के स्ट्रेटेजी वाले एनिमल, और जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स होते हैं इनको बोलते हैं आर स्ट्रेटेजी वाले एनिमल। आर स्ट्रेटेजी। अब होता क्या है इसमें, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब कोई इंडिविजुअल एक नए एनवायरमेंट में डाला जाता है, तो यहाँ पे एनवायरमेंट जो है अनफेवरेबल होता है, या फ्लक्चुएशन होती है बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पे। यहाँ पे क्या होगा, एनवायरमेंट में फ्लक्चुएशन। तो जो एनवायरमेंट में फ्लक्चुएशन हो रही है यहाँ पे, इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये अपनी एनर्जी को बचाते हैं। ये एनर्जी कैसे बचाएंगे, ये अपनी ज्यादातर एनर्जी लगा लेंगे अपनी इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करने में। तो यहाँ पे टू मैनी इंडिविजुअल्स, टू मैनी स्मॉल इंडिविजुअल या यंग इंडिविजुअल्स, यंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस।
बट यहाँ पे ये ज्यादा अपनी एनर्जी पेरेंटल केयर में नहीं लगाते। भाई सिंपल सी बात है, पेरेंटल केयर इतने सारे बच्चे होंगे तो उनमें पेरेंटल केयर में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, तो इसलिए ज्यादातर एनर्जी अपनी कहाँ लगाते हैं, यंग वंस के ऊपर ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन रहती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्लक्चुएटेड एनवायरमेंट में रहे और जो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करें और जो पेरेंटल केयर में कम इन्वेस्ट करे, उसको बोला जाता है आर अडेप्टेड या आर स्ट्रेटेजी वाले एनिमल। इसके अपोजिट यहाँ पे जब मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पहुंच गई और यहाँ तक आते आते एनवायरमेंट भी लगभग स्टेबल हो गया, तभी तो ये कर्व यहाँ पे आगे जाके स्टेबल हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनवायरमेंट अभी स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये अब इनको बहुत ज्यादा एनर्जी वैसे वैसे लगेगी, एनवायरमेंट से स्टेबल एनवायरमेंट में स्टेबलाइज होने में लगानी पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे, लेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, लेस नंबर ऑफ यंग वंस, और सारी एनर्जी क्या कर देंगे यहाँ पे, पेरेंटल केयर में इन्वेस्ट कर देंगे, पेरेंटल केयर के अंदर, ठीक है। तो जो ऐसे एनिमल होते हैं जो स्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत कम इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस करें और मैक्सिमम अपना किस में लगाए, पेरेंटल केयर में, ऐसे को बोलते हैं केस स्ट्रेटेजी एनिमल। अब देखो इनके एग्जांपल देखो, आप अपने आप समझ जाओगे। जैसे कि जो फिशेज होती है, ठीक है, फिशेज एक ओपन एनवायरनमेंट में रहती है, वहां पे एनवायरनमेंट बहुत फ्लक्चुएट करता है, कभी टेम्परेचर चेंज हो गया, कभी पीएच चेंज हो गया, ठीक है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो फिशेज होती है, ये फिशेज यहाँ पे क्या करेंगी, दे आर स्ट्रेटेजी, दे फॉलो आर स्ट्रेटेजी, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा यंग इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे, उनमें से कुछ जो है, कुछ को जो प्रीडेटर खा लेंगे, कुछ जो वैसे डाई कर जाएंगे, तो कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स होंगे, वो जन्म होगा उनका और वो आगे बढ़ जाएंगे। बट जो एप्स होते हैं, मंकी होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द मोर स्टेबल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट में रहेंगे भाई अपने आप, तो वहां पे 2-3 बच्चे प्रोड्यूस करेंगे वे, ठीक है। और उनमें ज्यादा वो पेरेंटल केयर इन्वेस्ट करेंगे, पेरेंटल केयर। तो पेरेंटल केयर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा होगा, तो इसको बोलेंगे हम आर अडेप्टेड। और भी आपको ध्यान रखना है कि ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट होते हैं, आर इज डेंसिटी इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये डेंसिटी को फॉलो नहीं करते भाई, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे, बट दे आर डेंसिटी, सॉरी ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट, हाँ ये डेंसिटी डिपेंडेंट, डेंसिटी डिपेंडेंट अप्रोच होती है आपकी, दे फॉलो डेंसिटी डिपेंडेंट अप्रोच। अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन यहां पे बहुत ज्यादा होगा, के स्ट्रेटेजी में हायर कंपटीशन, क्योंकि भाई सब स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, हायर कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। बट यहाँ पे अनट्रेन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन इज लेस, यहाँ पे कंपटीशन जो होगा बहुत कम होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लाइफ स्पैन इज स्मॉल, इन ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या होगा, स्मॉल होगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे लाइफ स्पैन क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम अपनी याद करें, जो हमने वो पढ़ी थी, मोटिलिटी कर्व पढ़ी थी, तो अगर हम बना के देखें तो देखो ये आर वाले ऑर्गेनिज्म तो क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और विद टाइम ये बहुत ज्यादा यहाँ पे मर जा रहे हैं। तो ये कौन सी थी, ये हमारी थी टाइप 3 कर्व, टाइप 3 कर्व। बट जो के स्ट्रेटेजी वाले एनिमल है वो क्या होते हैं, कम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे और एंड में डाई करेंगे बहुत ज्यादा, ये थी हमारी टाइप 1 कर्व, टाइप 1 कर्व। सो टाइप 1 कर्व कौन फॉलो करते हैं, के स्ट्रेटेजी वाले एनिमल, और टाइप 3 कौन फॉलो करता है, ये आर स्ट्रेटेजी वाले। बताओ बच्चों, ये समझ में आई चीजें? भाई मेरे लैपटॉप की बैटरी एकदम से डाउन हो गई है, तो आज की क्लास का इतना ही है भाई। बाकी का जो है, बाकी का मैं आपको वीडियो इसमें भेजूंगा बना के अभी, ठीक है। तो बैटरी बिल्कुल जाने वाली, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ अभी। चलो गुड बाय।